नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइड्रोसील और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, हम देखेंगे कि हाइड्रोसील होता क्या है और इसके ट्रीटमेंट में हम लोग कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ करते हैं। नॉर्मल सी भाषा में अगर हम बात करें तो इस बीमारी में जो स्क्रोटम होता है, जिसको हम लोग वृषणकोश भी बोलते हैं या टेस्टिकल्स भी बोलते हैं, तो यहाँ पे पानी भर जाता है। पानी भरने का मतलब यहाँ पे कोई ना कोई लिक्विड आ जाता है, जिसकी वजह से ये चीज़ फूल जाती है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है और इसको हम लोग कह सकते हैं कि ओइडिमा हो जाता है। एडिमा भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस होती है। देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग लास्ट में देखेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि हाइड्रोसील होता क्या है, तो एक बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि हाइड्रोसील जो होता है वो एक प्रकार की ऐसी बीमारी है जिसमें स्क्रोटम के अंदर में स्वेलिंग आ जाती है। और ये स्वेलिंग इस तरह से आती है कि जो टेस्टिकल्स हैं आपके, मतलब जो वृषण होते हैं, उसके चारों तरफ थोड़ा बहुत पानी या फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है। कहने का मतलब लिक्विड कलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो जिसकी वजह से होता क्या है कि यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है और जो वृषण कोश होता है वो फैल जाता है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो हाइड्रोसील एक न्यू बॉर्न बेबी, जिसको हम लोग इन्फेंट बोलते हैं, वहाँ पे बिल्कुल कॉमन सा होता है। कहने का मतलब एक छोटे से बच्चे के अंदर हाइड्रोसील देखने को मिल सकता है, लेकिन 1 साल का होते होते उसके अंदर ये अपने आप डिसअपियर हो जाता है। कहने का मतलब उसको कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। पर अगर बड़े लोगों की बात करें या किशोरों की बात करें तो उसमें जो हाइड्रोसील है वो किसी इंजरी की वजह से हो सकता है या किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है और इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर स्क्रोटम में कोई भी इन्फ्लेमेशन हुआ कभी या इंजरी हो गई तो वो हाइड्रोसील का रूप ले सकता है, लेकिन ये बड़ों में ऐसा देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है। दोस्तों, थोड़ा सा अगले स्लाइड में चलते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसके काजेज़ क्या होते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें छोटे बच्चे में कॉमन होता है तो देयर मतलब वहाँ पे हम बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि दैट इज़ अ फिजियोलॉजी सर, वो अपने आप ठीक हो जाएगा, हो जाता है। पर अगर हम बड़ों की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये अगर स्क्रोटम में कोई इंजरी या इन्फ्लेमेशन हुआ है तो उसकी वजह से हाइड्रोसील हो सकता है। दूसरा जो कारण होता है दोस्त, वो मम्प्स होता है। कभी कभी मम्प्स में मतलब मम्प्स में देखा गया है कि अक्सर हाइड्रोसील हो जाता है, मतलब स्क्रोटम में वाटर आ जाता है। दोस्तों, इसी तरह से अगर आपके स्क्रोटम में कोई इन्फेक्शन हुआ है, कभी टेस्टिकल्स में कभी कोई इन्फेक्शन हुआ है, उस टाइम पे अगर वो ठीक नहीं होता है और आगे बढ़ के वो सोथ या इन्फ्लेमेशन का रूप ले लेता है, तो ऐसे कंडीशन में भी देखा गया है हाइड्रोसील होने का खतरा हो जाता है। और ये इन्फेक्शन अगर एपिडिडाइमस में है, मतलब इस जगह पे है, तो ज़्यादातर ये देखा जाता है कि ये बाद में हाइड्रोसील का रूप ले लेता है। तो ये तो हो गए कुछ कारण। अब हम अगले स्लाइड में बात कर लेते हैं कुछ सिम्टम्स की, कि कैसे हम पहचानेंगे कि किसी को हाइड्रोसील हुआ है। तो इसमें सबसे पहली जो सिम्टम आती है, जो कि सबसे मेन सिम्टम है, वो ये है कि या तो बॉडी का जो एक टेस्टिकल है, ठीक है, या तो उसमें स्वेलिंग होगी या तो दोनों में स्वेलिंग होगी। और ये स्वेलिंग बिना पेन की होगी, मतलब शुरुआत में इसमें कोई सा पेन नहीं होता है, बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, पर बाद में कुछ थोड़ा बहुत होने लगता है। अब इसमें देखते हैं क्या होता है कि जो टेस्टिकल्स हैं उसमें एनलार्जमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस होता है और स्क्रोटम में उसको हैवीनेस महसूस होती है। ऐसा लगता है कि बहुत भारी सा हो गया है, क्योंकि उसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया होता है। दोस्तों, इसी के साथ में लंबे समय तक हाइड्रोसील रहने पर फीवर और स्क्रोटम में रेडनेस की शिकायत देखने को मिलती है। इसी की तरह से आपको बता दें कि अगर ये एक लंबे समय तक, मतलब ये क्रोनिक हो गया है हाइड्रोसील, तो उस टाइम पे ये मेल के अंदर में, क्योंकि मेल के अंदर होता है, तो इनफर्टिलिटी भी उत्पन्न कर सकता है। ये कंडीशन देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो जो हाइड्रोसील की शिकायत होती है उसमें जो टेस्टिकल की साइज़ है वो स्मॉलर रहेगी मॉर्निंग के टाइम पे, और जैसे जैसे दिन बीतेगा वैसे वैसे वो लार्जर हो जाती है। कहने का मतलब वो बढ़ने लगती है जैसे जैसे दिन बढ़ता है, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि नॉर्मल से सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं हाइड्रोसील के।
अभी हम लोगों ने बात कर ली इसके बारे में, हम लास्ट में हमने कहा था ट्रीटमेंट देखेंगे, तो चलिए देख लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। 2 प्रकार के ट्रीटमेंट की हमने यहाँ पे बात करी है। सबसे पहली चीज़ तो वो अगर लेस सीवियर है बीमारी, मतलब बीमारी अगर आपकी कम है, नॉर्मल सी है, तो उस टाइम पे हम लोग ट्रीटमेंट क्या लेते हैं। अब आपको बता दें उस टाइम हम लोग जो ट्रीटमेंट लेते हैं वो करीब 7 दिन तक लेते हैं, या अगर बीमारी सही नहीं होती है तो 7 से ज़्यादा दिन तक भी यूज कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कौन कौन सी मेडिसिन है। दोस्तों अगर पेन हो रहा है हाइड्रोसील में तो हम लोग पेन किलर यूज़ करते हैं, नहीं तो फिर एंटीबायोटिक्स भी यूज करते हैं इसके साथ में, और कुछ स्टेरॉइडल और कुछ सपोर्टिव मेडिसिन भी यूज करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। अगर हम बात करें पेन किलर्स की तो यहाँ पे NSAIDs यूज़ होता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज़ होती हैं, जिसको हम लोग 3 बार दिन में यूज करते हैं, या अगर दर्द कम है तो 2 बार भी इसको यूज किया जा सकता है। अब इसमें ज़्यादातर 3 मेडिसिन यूज़ होती हैं, और ज़्यादातर जो कॉमनली यूज़ होती हैं वो डाइक्लोफिनेक प्लस पैरासीटामॉल टैबलेट 500 mg की यूज़ होती है। ज़्यादातर जो यूज़ होती है वो डाइक्लोफिनेक और पैरासीटामॉल। बाकी एसिक्लोफिनेक पैरासीटामॉल और आइबुप्रोफेन पैरासीटामॉल भी यूज की जा सकती है, पर ज़्यादातर डाइक्लोफिनेक यूज़ होती है। दूसरी चीज़ होती है एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक जो होती है वो हम लोग सुबह शाम यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 प्रकार की एंटीबायोटिक्स के नाम है, जिसमें से कोई एक आपको यूज करनी है, जिसमें एमॉक्सिसिलिन 500 mg यूज किया जा सकता है, कोट्राइमाजोल यूज किया जा सकता है, जिसको हम लोग सेप्ट्रान भी कहते हैं, ये सूखने की दवा भी होती है, और सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी यूज किया जा सकता है जो कि 500 mg होता है। तो ये मेडिसिन यूज की जा सकती हैं। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे कुछ स्टेरॉइडल ड्रग्स यूज की जाती हैं, खास करके उसमें अगर ये बीमारी मम्प्स की वजह से हुई है तो उसमें हम लोग कुछ स्टेरॉइडल ड्रग यूज करते हैं, जैसे प्रेडनिसोलोन है, जिसका जो नाम है ओमनाकॉट्रिल है। तो ये 5 mg की मेडिसिन होती है जो कि दिन में 1 बार यूज की जाती है। और अगर सपोर्टिव मेडिसिन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग फ्यूरेसिमाइड 5 mg यूज करते हैं। ओडी का मतलब होता है कि दिन में 1 बार यूज करते हैं फ्यूरेसिमाइड 5 mg। फ्यूरेसिमाइड एक्चुअली डायूरेटिक होती है और एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालने का काम करती है। तो क्योंकि हमारे में एडिमा, मतलब टेस्टिकल्स में एडिमा हो गया है, जिसकी वजह से फ्यूरेसिमाइड दिया जाता है ताकि ज़्यादा पानी को बाहर निकाल दिया जाए। दोस्तों ये मेडिसिन आपको मॉर्निंग में खानी होती है, क्योंकि दिन भर फिर आपको यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, कई बार आपको यूरिनेशन की शिकायत होती है। तो ये मेडिसिन 3 बार दिया जाता है, या SOS दिया जाता है, एक्चुअली 3 दिन तक दिया जाता है, और या तो SOS दिया जाता है जब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो ये मेडिसिन दी जाती है, पर बहुत ज़्यादा फ्यूरेसिमाइड का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये तो हो गई कि अगर बीमारी लेस सीवियर है, पर अगर हम बात करें बीमारी ज़्यादा सीवियर है, ज़्यादा क्रोनिक हो गई है, तब कौन कौन सी मेडिसिन का यूज करते हैं। एक्चुअली यही सारी मेडिसिन है, पर हम लोग इंजेक्शन का ज़्यादातर यूज करते हैं तब। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो अगर सीवियर बीमारी है तो इंजेक्टेबल यूज किया जाता है, जिसमें सबसे पहली एंटीबायोटिक होती है जो कि है एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेविनेट 1.2 ग्राम OD यूज करते हैं, मतलब 1 बार इंजेक्शन लगाना होता है, जो कि OD दिया जाता है दिन में 1 बार। और अगर एडिमा बहुत ज़्यादा हो गई है उस टाइम पे जो सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पे यूज की जाती है वो होती है फ्यूरेसिमाइड इंजेक्शन, जो कि स्वेलिंग को ट्रीट करने के लिए, मतलब उसको ठीक करने के लिए यूज की जाती है। और डाइथाइल कार्बामाजीन भी यूज की जाती है, जो कि एंटी एलमेंटिक ड्रग है, लेकिन ये मेडिसिन भी देखा गया है कि सीवियर कंडीशन में ज़्यादा अच्छे से काम करती है। तो ये सारी मेडिसिन जो होती हैं वो दी जाती हैं हाइड्रोसील को ट्रीट करने के लिए। तो अगर हम बात करें कि आपको कौन सी यूज करनी है, तो मैंने जो पहले बताई वो आप यूज कर सकते हैं, ये वाली आपको खुद यूज नहीं करना है, कभी भी आपको हमेशा डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है। ये वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए होते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ इससे आपको पता चला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।